बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वली। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। पैनमा केस की बात करेंगे। इमरान खान ने कमीशन बनाने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कल कमीशन के हवाले से हतमी हुकूमती जवाब क्या हो सकता है? अगर कमीशन कायम होता है तो फिर विफाकी तहकीकाती इदारे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हक़ाइक़ बताने से कासिर हैं, वो कमीशन के साथ आखिर किस तरह से और कैसे ताउन कर पाएंगे? आखिर इंक्वायरी कमीशन पर अदमे एतमाद क्यों? तमाम शवाहिद और दस्तावेजात अगर बेंच के सामने मौजूद हैं तो फिर कमीशन बनाने की ऑप्शन पर गौर क्यों किया जा रहा है? इमरान खान को कौन सी ऐसी शर्त है जिस पर कमीशन कबूल होगा? और माजी के कमीशन की जानिब से क्या रिवायात हमारे सामने आई हैं, क्या रिवायतें डाली गई हैं, इस हवाले से भी अहम नकात आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी मीडिया को दबाने की एक और कोशिश की गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का इजलास हुआ। मुकाबिल के एंकर पर्सन रऊफ क्लासरा साहब और आमिर मतीन साहब उसमें पेश हुए। कौमी असम्बली स्पीकर सेक्रेटेरिएट खुद ही जज बने, ज्यूरी और जल्लाद भी खुद ही बन बैठे। अगर स्पीकर असम्बली को मीडिया से कोई शिकायत है तो फिर अदालत या पेमरा जाएं, ये फॉरम नहीं है। कमेटी के नाजायज इस्तेमाल पर ऑपोजिशन मेंबरान की जानिब से एहतजाज के बाद वॉकआउट कर लिया गया। आज की कमेटी में रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन क्यों पेश हुए थे, वहां पर क्या बहस हुई थी, इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने हम रखेंगे। सबसे पहले पैनमा के हवाले से बात करेंगे। आमिर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये तो बाद में हम बात करेंगे, जो हमने कल बात की या इमरान खान की जानिब से जो बात की गई, अगर पैनमा केस का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी या फिर कमीशन, आपको भी क्या नजर आ रहा है? ये तो कल बड़ा क्रूशल डे और कल फैसला इसका होगा कि कल, अब जाहिर है मैं समझता हूँ अदालत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अब कमीशन बनाना कि दो पार्टीज जो मेन पार्टीज हैं दोनों कह रही हैं, पिटिशनर भी और डिफेंस भी जो है ना, दोनों ये कह रहे हैं कि जनाब आप डे टू डे करें। और जो है नून लीग वालों का ये था कि जनाब डे टू डे करें, फैसला करें, इस तरफ उनका रुझान था। और अब पीटीआई भी ये कह रही है कि जनाब आप जो है ना कमीशन ना बनाएं तो फैसला करें। अब ये अदालत पे आ जाता है। मैं समझता हूँ कि फैसला कर देना चाहिए कि या उनको छोड़ दें या उनको उसमें जाहिर है कि उनके खिलाफ आएगा या हक में ही आएगा ना। तो ये जो सारा मुल्क जकड़ा हुआ है, हम सारे जकड़े में हैं। फ्रैंकली गवर्नमेंट की मशीनरी रुकी हुई है, मुल्क रुक रहा है, हर कोई इधर अदालतों की तरफ देख रहा है ताकि ये पिछले काफ़ी महीनों से सिलसिल चल रहा है। और ये अदालत का खुद कहना है कि उन्होंने जब ये खुद ले लिया है, ये देखते हुए कि जनाब बाकी इदारे नहीं काम कर रहे, तो यूनिक हालात में उन्होंने 184(3) यानी मफाद आमा में ये जो है इसको एक्सेप्ट किया है कि यहाँ एक अजीब सूरत हाल है जहाँ पे मुल्क के इदारे, अपना तफ्तीशी इदारे खास तौर पे अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो अदालत ने जब ये खुद ले लिया है तो अब दोबारा अदालत उन अदारों के पास जाएगी, अदालत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, अगर वो इसमें छोड़ देते हैं मतलब उसमें, तो फिर उस जाहिर है वो भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये क्यों किया और कैसे किया। डिटेल जजमेंट आती है ना, ये तो नहीं है कि जनाब छोड़ने की भी वजह बतानी जाती है और पकड़ने की भी वजह बताई जानी पड़ती है। और फिर जाहिर है वो तारीख फैसला करती है कि क्या अच्छा था फैसला था। इस वक्त टालना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल मुझे नजर आता है। टालना किस सूरत में? आप टालना इसमें कि कमीशन बनना फिलहाल टल जाता है ना, कि कमीशन पता नहीं कितने अरसे में होता है, कमीशन बनता है फिर दोबारा सिलसिला शुरू होता है, ये टालना है इस वक्त होगा। तो करना तो अदालत नहीं है, हम तो सिर्फ उस पर चॉइसेस क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं उस पर हैं। बाकी ये ज़रूर है कि मुझे लगा कि ये जब एकदम जज हजरात दरमियान में जब गए हैं ना कमीशन के दोबारा उस तरफ, तो मुझे ये लगा कि जब ये सलमान भट्ट साहब का बयान आया, मेरी भी शायद, मेरा क्लास साहब भी कहीं आज कह रहे थे कि हमारा भी ख्याल था कि शायद इनके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। और मेरी ख्वाहिश थी फ्रैंकली कि जनाब ये अपना दिखा दें ताकि इस केस से जान छुटे। और अच्छा है, जमहूरियत के लिए अच्छा है, पार्लियामान के अच्छा है कि पहली दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर पूरी अपनी टर्म जो है ना भुट्टो साहब के बाद कंप्लीट करेगा और ये जमहूरियत का सफ़र जारी रहेगा। मगर वो जब नहीं आया तो मुझे लगा एकदम जजेस हजरात ने भी देखा कि ये नहीं। और हालांकि बाय द वे अभी अकरम शेख साहब ने अपनी गवाही देनी है, सो इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद वो ले आए। मगर सलमान भट्ट साहब का तो देख के क्लियर नजर आया कि वहां से कुछ नहीं आया, और जो पिक्चर उससे आ रही है, मैं ये सोच रहा था कि अगर इमेजिन करें ये कोई रियल लाइफ को छोड़ दें कि नवाज शरीफ साहब नहीं है, ये कोई अफसाना अगर हो
कि जनाब हमारे दादा नाना वहाँ से पैसे लेके गए थे, वो सहरा में चले गए, उन्होंने अरबों खरबों बना लिए। अगर कैरेक्टर्स निकाल दिए जाएं और भूल जाएं कि ये प्राइम मिनिस्टर का केस है, तो ये बिल्कुल एक लगता है कि इमरान सीरीज चल रही है या वो कर्नल शफीकुर रहमान के शगुफे हैं, बल्कि एक मजाहिया स्टोरी है। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट एनी ऑर्डिनरी पर्सन, दिस इज अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो दुनिया के 7 न्यूक्लियर मुल्कों में से एक मुल्क है, और वो बटन जो न्यूक्लियर है वो उसके वो हैं इस्लामिक दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर, बड़े बड़े हमने बड़े, तो उनके ऊपर ये जिस तरह के क्वेश्चंस आ गए हैं ये लटकाया नहीं जा सकता। इसके वन वे और अनदर कर्दयान को पकड़ लें या छोड़ दें, और अगर दोनों इधर सूरत में ज़ाहिर है छोड़ने की सूरत में मेरा ख्याल वो जो डिटेल जजमेंट है ना वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सही आप कह रहे हैं कि लटकाया नहीं जा सकता, आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्लासेस साहब, कमीशन के ऊपर चूंकि बात हो रही है, आप क्या समझते हैं कि कमीशन क्यों नहीं बनना चाहिए? अगर कमीशन बन जाता है तो फिर इसका फायदा क्या होगा, या आप समझते हैं कि इसका नुकसान होगा, फायदा कोई नहीं है? सवाल बड़ा मुश्किल है आपका जो आपने किया, क्योंकि केस अदालत में है और हमारे ऑनरेबल जजेस जो हैं वेरी ग्रेशियसली वो कह चुके हैं जी कि ज़्यादा एक अदालत जो है, इल्ज़ाम भी लगते हैं हम पे कि एक अदालत के अंदर लगती है, एक उसी वक्त जब समाअत ख़त्म होती है तो वहाँ पे नवाज़ लीग के अरकान, फिर इमरान खान साहब वगैरह, फिर शेख रशीद साहब, एक अदालत वहाँ पे लगती है, और बकौल शख्स है एक अदालत हम लोग जो एंकर्स हैं अपनी लगा लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अगर जजेस साहबान, अगर वो अदालतें जो सुप्रीम कोर्ट के बहर अहाते में लगती हैं उनको बर्दाश्त करते हैं, तो वी होप एंड अगर रिक्वेस्ट कि हमारी अदालत भी बर्दाश्त कर ली जाएगी। हमको अदालत नहीं है, हम जस्ट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। और बड़े अच्छा उनका था जस्टिस साकिब निसार जो हैं, अब चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन हो गया, उन्हें बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जब जजमेंट्स आती हैं उन पे बात करना, उन पे बैठ के उसको एवेल्युएट करना, उस पर क्रिटिकल एनालिसिस करना, उन्होंने कहा था इसका राइट है। और माजी में हमने देखा चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं उन पर भी तनकीदें होती थी, कभी उन्होंने किसी को सम्मान नहीं कर लिया था कि आप आएँ तो आपने हमें क्यों तनकीद की है। सो लिहाजा मुझे बड़ी एक खुशी हुई है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने बात की है, और हमारे लिए एक बड़ी एक अश्योरेंस है कि मीडिया को, पब्लिक को, सिविल सोसाइटी को, लीगल जो उनके वो सर्कल्स हैं, इतनी आज़ादी वो देंगे या दी जानी चाहिए। दुनिया भर में दी जाती है पब्लिक डोमेन, लेकिन वो इतराज़ ये होता है बाज़ दफ़ा कि आपकी कोई प्रोसीडिंग हो रही होती हैं तो हमारे कमेंट्स जो हैं प्रोसीडिंग पे शायद वो ना करें, लेकिन उसके अगेंस्ट एक आर्गूमेंट है, वो ये है कि जजेस साहबान से ये तवक्को की जाती है जब तक कोई बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस चल रहा हो तो वो टीवी से, रेडियो से, अखबार से, सोशल इवेंट से, शादी से, इन चीज़ों से, मतलब किसी की शादी वलीमे से भी दूर रहना चाहिए। ये एक ओल्ड स्कूल ऑफ थाट है, ताकि वो ना किसी से मिलें, एक तो उनकी किसी से यारी दोस्ती ना हो जाए, तल्लुक ना हो जाए, आंख में पता शर्म हया भी आ जाता है, किसी के खाने पे ना जाएं, किसी का कुछ ना करें, ताकि आप इंडिपेंडेंटली वो दें। सो हम ये आके अस्यूम करते हैं कि हमारे जजेस भी, आई होप कि वो इसकी प्रोसीडिंग के बाद जो कमेंट्स आते हैं उनको नहीं देखते होंगे ताकि वो इन्फ्लुएंस ना हो सके। दैट्स माय व्यू। अब आते हैं जो आपका सवाल है कि कमीशन क्यों नहीं बनना चाहिए। इसके फॉर और अगेंस्ट दोनों रीज़न इसमें दी जा सकती। पहले तो मैं ये बता दूं, मेरे पास जो लिस्ट है इस वक्त, हमारे रिसर्चर जो हैं, ये किस्मत खान इज़ अ वेरी गुड गाय, बड़ी अच्छी रिसर्च करके आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। अब तक बड़े मेजर 70s के बाद पिछले कितने बनते हैं, ये मेरे 46 ईयर्स, आपके 8 बड़े कमीशन बने, अदालती कमीशन 8। मैं उनका नाम आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ा था 71 के फॉल पे, जब बांग्लादेश बना के ये किसकी फेलियर थी, उस पे महमूद रहमान साहब का एक कमीशन, वो रिपोर्ट हम रिलीज़ नहीं कर सके, इंडिया टुडे ने इंडिया से रिलीज़ हुई थी, वहाँ से पाकिस्तानी अखबारात ने पिक की थी, वो भी आधे रिलीज़ हुई थी। एक तो कमीशन के हम देख चुके हैं, उसकी सिफारिशात पे भी अमल किया। जब कमीशन की रिपोर्ट ही सामने नहीं है तो अमल फिर उसके बाद क्या होना था। इसके बाद सबसे बड़ा जो आया था जनरल ज़िया साहब के दौर में, ओजड़ी कमीशन बना था। ओजड़ी कैंप का जो आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा वाक़या पिंडी में हुआ था, बहुत सारे उसमें दर्जनों पाकिस्तानी थे वो उसमें शहीद हुए थे, और वहाँ पिंडी में लोग मारे गए थे। उस पर उन्होंने बनाया था ओजड़ी कमीशन। जब उसकी रिपोर्ट सामने आने लगी थी और जनरल ज़िया साहब को लीक हो गई थी, जनाब के सबसे बड़ा नाम जो इसमें आ रहा है, जनरल अख्तर और अब्दुर्रहमान साहब थे, उस वक्त ISI चीफ थे मेरा ख्याल है, उन पर इल्ज़ाम आ रहे हैं। तो इससे पहले कि जुनैद साहब कार्रवाई करते, उन्होंने जुनैद साहब की हुकूमत डिसमिस कर दी थी। ये दूसरा कमीशन था जिसका नतीजा ये निकला। इसके बाद जो आया वो जनरल ज़िया की अपना जो उनका ये क्रैश में उनकी डेथ हुई थी जनरल ज़िया की, उस इंक्वायरी कमीशन की भी आज तक फाइंडिंग नहीं बताई गई कि जनाब कि वो उसके बाद उनकी हलाकत का जिम्मेदार कौन था, वो कमीशन भी दब गया है। इसके बाद जो बड़ा कमीशन आया था वो आपको याद होगा, यहाँ पे एबटाबाद का वाक़या हुआ।
एबटाबाद में जब अमेरिकन ने यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक जो फरमाया था उसमें बना था, जस्टिस जवेद इकबाल साहब उसके चेयरमैन थे। अल्लाह के फजल से उसकी रिपोर्ट भी आज तक हुकूमत ने रिलीज नहीं की, ना उसकी सिफारिशात हमारे सामने हैं। सुनते हैं और कितनी लंबी एफर्ट्स होती हैं। फिर एक और कमीशन बना था, एक यहाँ खबर छपी थी कि ख्वाजा शरीफ जो है चीफ जस्टिस ये लाहौर हाई कोर्ट थे उस वक्त, उनके कत्ल की साजिश की गई और इल्ज़ाम लगा था आसिफ अली जरदारी साहब पे, डॉक्टर बाबर रहमान पे और सलमान तसीर साहब पे कि इन्होंने किराए के कातिल कोई कराची से मंगवा के इन्होंने ख्वाजा शरीफ को कत्ल कराने का मंसूबा बनाया है। और पंजाब की उनकी एफिशिएंट CID जो है या स्पेशल वो क्या है उसका है उनकी ब्रांच जो है जिस पे आपकी एक किताब भी मौजूद है, जिस पे मैंने खैर उस पर बड़ी इन्वेस्टिगेशन करके याद दिलाया। एक मैंने बुक लिखी थी, एक कत्ल जो ना हो सका, और मैंने बिल्कुल पॉलिटिकल थ्रिलर टाइप लिखा है। वो मतलब रिवायती रिसर्च नहीं है, एक कहानी की तरह, जैसे आमिर साहब कहते हैं ना होश रबा टाइप, हमने एक कहानी लिखी और उसका टाइटल ये था किताब का, एक कत्ल जो ना हो सका। वो कमीशन उसको हेड किया था काजी फैज ईसा साहब थे, और उसमें हमूदुर रहमान साहब जो थे, इनके साहबजादे जो इकबाल मेरा ख्याल है जिन्होंने इस्तीफा भी दिया था वो भी थे। वो उसकी भी आज तक रिपोर्ट उन्होंने फाइनल नहीं की, बल्कि उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी सही उसके रिकमेंडेशन के बरक्स शहबाज शरीफ साहब ने काम किया। अभी रहते हैं आप रहते हैं, हम आएंगे क्लास साहब। अभी 4 कमीशन की तो आपने बता दिया कि कुछ ना उनका हो सका, अभी 4 और भी हैं। एक ब्रेक लेके वापस आएंगे तो जानेंगे वो मजीद 4 कमीशन कौन से हैं और उनका क्या बना था। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। माजी के कमीशंस ने क्या रिवायत डाली है उस पर बात करें। 4 कमीशन आप बता चुके हैं क्लास साहब, बकिया 4 कौन से? नहीं, आपकी भी लगता है मेरी तरह मैथ वीक है। मुझे भी अपने स्कूल में कॉलेज में सबसे ज्यादा जो नफरत थी ना, जो चिढ़ थी वो मैथ के सब्जेक्ट से जान जाती। मेरा ऐसा कोई नहीं था। अच्छा, आपने 4 का 5 में बता चुका हूँ, एहतियातन दोबारा बता। अगर आपको याद नहीं है तो हमारे व्यूअर को तो वो बेचारे वैसे शायद कंफ्यूज ना हो। हमारी पूरी कौम मेमोरी लैब से शिकार होती रहती है। मैंने कहा है अब तक जो पता है हमूदुर रहमान कमीशन, बिल्कुल, ओजड़ी कैंप, उसके बाद आपको जनरल ज़िया की मौत का कमीशन था, ख्वाजा शरीफ ये मर्डर कंस्पिरेसी थी जो झूठी खबर लगी थी सारी की सारी, और जिसमें बाद में कमीशन ने सदर जरदारी को, सलमान तसीर को और बाबर रहमान को उसमें से क्लियर किया था। बल्कि ये कहा था कि पंजाब हुकूमत के एहलकार हैं, ये उनकी जस्टिस काजी फैज ईसा की फाइंडिंग है, हुकूमत ने पब्लिक नहीं की लेकिन मैंने कहीं से निकलवा ली थी रिपोर्ट। उन्होंने कहा था कि हमारे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमारे सामने आया है, ये जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, उससे ये लगता है कि ये खुद चीफ जस्टिस ख्वाजा शरीफ को इनकी ब्रांच है जिसने कहा था कि कत्ल होने वाला है, उन्होंने कहा हमें लगता है एक सबूत नहीं हमारे पास, लेकिन इनके बयानात, इनकी कहानी से लगता है कि ये खुद इसको चीफ जस्टिस लाहौर को खुद कत्ल करके क्रेडिट लेना चाहते थे। थी हमने पहले बता दिया था, हमने पहले ये अल्फाज है, मेरे पास रिपोर्ट की कॉपी पड़ी हुई है। नाम डालना चाहते थे आसिफ जरदारी का, बाबर रहमान का, सलमान तसीर का, ये सरकारी एहलकारों पर बाकायदा है। उन्होंने ये कहा था, ये जो इन्होंने लगाया हुआ है कमीशन की एक फाइंडिंग थी जो उस वक्त है डॉक्टर तकीर शाह साहब जो सेक्रेटरी टू CM थे, कमीशन ने कहा था इनको आइंदा कोई आपने कोई बड़ी पोस्ट नहीं देनी, क्योंकि इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड का इन्होंने मुजाहरा किया। खबर इन्होंने लीक कराई थी, मीडिया को दी थी झूठी खबर, उसको शहबाज शरीफ साहब ने उठा के जनीवा में WTO का सरबराह लगाया है, अदालतों को कहा है जो करना है हमारा कर लें, जो हम कमीशन बना रहे हैं यहाँ पे। आगे सुने, ये तो हो गए 5 कमीशन। अब इसके बाद कौन से रहते हैं? मेमो गेट कमीशन, जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ये खुद काले कोट पहन के गए थे, कमीशन बनवाया था, उसकी भी रिपोर्ट सामने, फिर डंप होगी, नोबडी नोज क्या बना। इसके बाद सलीम शहजाद जो सहाफ़ी थे, मर्डर हुआ था उनका, वो कमीशन, उसकी रिपोर्ट सामने, इनकलूसिव, उसमें कोई चीज़ नहीं पता चली कि क्या हुआ नहीं हुआ। फिर सबसे बड़ा मॉडल टाउन लाहौर में बिल्कुल कुछ ना हो सका। फिर जस्टिस आपने वहाँ पे उनके साहब जो बाकर साहब को धमकियाँ दी, ट्रीटमेंट के, वो आपके सामने रिपोर्ट उसमें गायब हो गई। एक कमीशन है पाकिस्तान में जिसकी रिपोर्ट भी सामने आई, फैंडिंग पे भी अमल हुआ, वो था आपका अदालती कमीशन बराए धांधली जो इमरान खान की डिमांड पे बना था। उसको क्यों रिलीज़ किया गया, उसको एक कमीशन की रिपोर्ट को, बाकी को नहीं किया गया? क्योंकि वो कमीशन की रिपोर्ट सिटिंग गवर्नमेंट के हक में जा रही थी। उनका स्टैंड जो है नवाज शरीफ साहब का वो विंडिकेट हो रहा था। वह कमीशन है सर पाकिस्तान में जो मैंने आपको 8-10 गिनवाए हैं कि जिसकी फाइंडिंग रिलीज़ की गई थी, रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी, टीवी पे तकरीर की गई, क्रेडिट लिया गया, रीज़न कि इनका स्टैंड जो है वो विंडिकेट हो रहा था। लिहाजा ये कमीशन अगर बना
तो ये उस वक्त इसकी ये फाइंडिंग रिलीज होंगी या इस पे अमल हो सकता है अगर उसकी उनके हक में गया, 2018 के बाद आएगा रिजल्ट। सिर्फ इसमें एक ही उम्मीद है कि क्योंकि ये कमीशन अदालत बना रही है, वो कमीशन जो थे वो उसके तहत बनते थे, हुकूमत बनाती थी, लिहाजा उस लॉ के तहत जो कमीशन हुकूमत बनाए उसकी रिपोर्ट पहले हुकूमत को जानी होती है। हुकूमत का उसमें उसका जो प्रीरोगेटिव होता है कि वो रिलीज करे ना करे, इसी वजह से इन्होंने कमीशन की रिपोर्ट रिलीज नहीं की। अगर ये कमीशन बना रही है ये कोर्ट, फिर इसकी रिपोर्ट जो है वो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट देनी पड़ेगी। देन इट्स अप टू द सुप्रीम कोर्ट कि वो रिलीज करती है नहीं करती या जो भी फैसला देती है। ठीक है, कमीशंस के ऊपर चूंकि आमिर साहब बात हो रही, मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन एक क्लिप दिखाना बड़ा जरूरी है कमीशंस के हवाले से ही। कल का जो हमारा 7 तारीख का प्रोग्राम था, 7 दिसंबर का, उसमें जब कमीशन की बात हुई थी तो क्लासर साहब ने एक मशवरा दिया था तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए, और कमीशन के हवाले से उनका यही कहना था कि तहरीक इंसाफ को कमीशन के लिए राजी नहीं होना चाहिए। आज मीडिया से बातचीत की है इमरान खान ने, पीटीआई के चेयरमैन ने, उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया है कि वो कमीशन के लिए राजी बिल्कुल भी नहीं है। वो पहले आपको क्लिप दिखाते हैं, वापस आके इस पर मजीद बात करते हैं। पीटीआई को जाके कहना चाहिए अदालत को, मेरा ख्याल है, बाकी अगेन दे आर फ्री टू हैव देयर ओन पॉलिसी, जो चाहें। अगर इस वक्त इन्होंने जाके ये कंसेंट दी कि कमीशन बनाए, ये पॉलिटिकल सुसाइड करेंगे, आप अदालत को बनाने दें। अदालत को पूरे केस का पता है, पूरी समझ। अगर यही कमीशन बनाना था, इन्हें जाके कह देना चाहिए सर हमारे हिसाब से आप कमीशन बनाए, दैट्स द रीजन वी केम टू यू। बाकी इट्स अप टू द उसके डिस्क्रेशन ऑफ द बेंच कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन पीटीआई को ये काम नहीं करना चाहिए कि ये कमीशन पे राजी हो जाए। वहां पे अदालत बिल्कुल क्लियर है, अदालत ने प्रोसीडिंग की है। मैं ये समझता हूं हमारे ऑनरेबल जजेस से बेहतर किसी को इस केस का पता नहीं, हमें भी पता नहीं है। कि हम चाहते हैं कि यही 5 मेंबर बेंच ये फैसला करे, हम कमीशन नहीं चाहते। ये दोनों क्लिप हमने आपको दिखाए हैं, क्लासर साहब का भी और इमरान खान की जानिब से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए कमीशन के हवाले से। क्लासर में आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन आमिर साहब की तरफ जाना बड़ा जरूरी है। आमिर साहब बड़े खामोश बैठे हैं। आमिर साहब, अब क्रेडिट तो यकीनन हमें देती नहीं है, फिर कहती हैं खामोश बैठी हुई हैं। आपकी तरफ नहीं, मैं समझता हूँ कि ये आज मैं देख रहा था, कुछ टीवी पे मजाक उड़ाया जा रहा था कि जनाब इमरान खान पहले तो जुडिशल कमीशन का कहते रहे हैं। बात यह है कि वो उन्होंने तो ये कहा था, मगर उसके बाद जब अदालत ने खुद कह दिया, उसकी डिस्कशन में था कि जनाब जो हालात है यहाँ पे, ना एफआईए काम कर रही है, ना नैब काम कर रही है, बाकी भी तफ्तीशी इदारे नहीं कर रहे हैं, तो उस हालत में अदालत ने खुद जो है इसको 184(3) आम आदमी को नहीं समझ आता कि ये उस वक्त अदालत करती है कि जब ये मफाद आमा के अंदर या कोई किसी के बुनियादी हकूक़ की बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी हो रही हो। तो ये 20 करोड़ का मफाद देखते हुए उन्होंने जब ये कर लिया है, तो उसके बाद इमरान खान उनको कैसे ओवररूल कर सकते हैं। दूसरा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अदालत ये कहती रहती है और ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस आती हैं कि जनाब नैब काम नहीं कर रहा, एफआईए काम नहीं कर रही, तमाम रेगुलेटरी रियासती इदारे जो कि गवर्नमेंट के ऊपर, एग्जेक्टिव के ऊपर चेक्स होते हैं, वो काम नहीं कर रहे। मगर अदालतों का यहाँ सूरत हाल आ गई है कि शायद उसमें भी अपना कोई मजीद रोल अदा करना पड़ेगा, उसे एक्टिविज्म कर लें, उनका कुछ करें भी, क्योंकि यहाँ से कोई उम्मीद नहीं है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि ये खुद अदालत का ये ऑब्जर्वेशन देना इन इटसेल्फ इस हुकूमत की एक बहुत ही खौफनाक किस्म की, आप कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन है या एक आप इसको सेंसर कह लें कि इतना खौफनाक ये है कि अदालत हुकूमत इस ग्राउंड पे हुकूमतें चली जाती थी 1990 की दहाई में। 58 टू भी ये काफ़ी था बताने के लिए कि जनाब इस हुकूमत के होते हुए रियासती इदारे काम नहीं कर रहे। ये और अदालत ये इसका एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा बात कर चुकी है, इसीलिए 184 के तहत इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल। क्लास अब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आएंगे कुछ पैनामा केस के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यकीनन उनको भी सामने रखेंगे और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी मीडिया को दबाने की कोशिशें किस तरीके से की जाती हैं। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासर साहब, ये तो मैं आपसे यकीनी तौर पे जानूंगी आपसे और आमिर साहब से कि आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात में आप क्यों पेश हुए थे, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहती हूँ पैनामा के हवाले से अब तक की 9 पेशियाँ हो चुकी हैं, इसके बाद एक आम पाकिस्तानी क्या सोचता है और इमरान खान ने कमीशन के लिए जो शर्त रखी है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं इतना बता दूं कि चले कमीशन का तो साफ ज़ाहिर है कि ये अदालत की अपनी उन जज साहबान का वो है, राइट है, वो क्या फ़ैसला करते हैं, लेट्स सी।
मैं इतना कह दूं कि जो चीज़ हमारे लिए स्कैंडलेस है कि वज़ीर आज़म के वकील का ये कहना, सलमान भट्ट साहब का, कि वज़ीर आज़म को अब सीरियस ना लिया करें, और कहाँ कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कह रहे हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये 2-3 लोगों की इंसल्ट है जो वहाँ पे हुई है ये इस बयान के साथ। एक तो उसके द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हुई है कि जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा गया कि इनको सीरियस ना लिया करें, ये सियासी तकरीरें करते हैं, आइंदा जब भी टीवी लगाया करें तो उसके साथ जैसे हमारा नहीं चलता डिस्क्लेमर, अक्सर चैनल चलाते हैं, हमारे प्रोग्राम से पहले भी चलता है कि जनाब हमारा ये जो बैठे हुए हैं ना, ये इनके व्यूज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप इनको सीरियस लेना चाहते हैं आप ले लें, नहीं लेना चाहते न लें। सेम वज़ीर आज़म के भी आइंदा तकरीर से पहले ना एक टिकर चलाया जाना चाहिए कि ये वज़ीर आज़म की सियासी तकरीर, वो भी एंकर पर्सन ही बन गए हैं, एंकर हो गए ना। डिस्क्लेमर इसको कहते हैं, डिस्क्लेमर, आपने सीरियस लेना है, इट्स अप टू यू, व्यूअर पे है, सुनने वाले पे है, हमारा कोई कसूर नहीं। अगर आपने हमें सीरियस ले लिया, हमारी बात सच्ची समझी, आपका कसूर है, हमारे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ कोई नहीं रहेगा। एक तो उनके ऑफिस ऑफ ये छोटे वकील नहीं, बहुत सीनियर वकील हैं, अटॉर्नी जनरल रहे हैं। बहरहाल वो मैं समझता हूँ उन्होंने जो मियाँ साहब के बयान, अगर मियाँ साहब, आई होप जो मेरे तक खबरें आ रही हैं कि मियाँ साहब की जो टीम है या मियाँ साहब खुद हैं इस बयान पे खुश नहीं है कि भट्ट साहब ने जो बात की है, आई होप कि इस पे ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शायद कोई क्लैरिफिकेशन दे और उन्हें देनी चाहिए, पार्लियामान को नोटिस लेना चाहिए। मैं उस पर आ रहा हूँ। दूसरी बात जो ये इंसल्ट हुई है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट की हुई है, ये एक तरह की उसकी कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट भी है कि उनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में जिसको उन्होंने इलेक्ट किया है, जो उनके बकौल 20 करोड़ लोगों ने इनको इलेक्ट करके भेजा है, 1.5-2 करोड़ वोटर है जिसने अपना वोट इस्तेमाल किया, जिससे पार्लियामेंट बनी है, उनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये कहा जाए, या प्राइम मिनिस्टर ने अब तक डिनाई नहीं किया, अब तक ये सिचुएशन है, तो इसका मतलब तो यह ये पार्लियामेंट की ये इंसल्ट है कि जो बंदा आपने इलेक्ट किया है, आपने अपना प्राइम मिनिस्टर, उसकी बात वो कहते हैं मुझे सीरियस ना ले, मैं तो सियासी तकरीरें भी कर लेता हूँ बाज़ दफ़ा, लोगों के लिए कुछ और, पार्लियामेंट के लिए कुछ और कुछ और नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लिए और, सो इट्स ए कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। इवन जलसे की तकरीर की वही वैल्यू होती है, मगर ये तो सोची समझी लिखी हुई अक्सर तकरीरें टीवी के ऊपर कौम से खिताब पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं और पार्लियामान में। बस ये मैंने जरा बताना था। अब मेरे दूसरे सवाल की तरफ आ जाए ना, आज आप क्यों पेश हुए थे, आप और आमिर साहब, क्या ऐसा मामला हो गया था आप कमेटियों में पेश होना शुरू हो गए? ये बड़ा वो कहते हैं ना कि अपने बारे में बोलना बड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा सा वो भी हो जाए, लेकिन क्या करें, सम टाइम आपको अपनी साइड ऑफ द स्टोरी देनी पड़ती है। हमने कुछ अर्सा पहले यहाँ पे स्पीकर कौमी असम्बली साहब के ये हवाले से कोई प्रोग्राम किया था जिसमें हमने कोई असेसमेंट दी, कुछ हमने इन्फॉर्मेशन दी, कुछ हमने बातें की। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, टाइम इतना नहीं है हमारे पास। उस पर स्पीकर कौमी असम्बली साहब ने एक रिवायत होती है कि अगर आपको किसी कंटेंट से आपको कोई डिस्प्यूट है, ये रिवायतन यहाँ पे रहा है पाकिस्तान में अब तक, 2-3 काम होते हैं। पहले आप एक उसकी प्रेस रिलीज जारी करते हैं, रिबट करते हैं या क्लैरिफाई करते हैं, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, वैसे रिबट में क्लैरिफिकेशन में सही है। आप उस पर करते हैं, अगले दिन आप उस अखबार को या चैनल को आप मौका देते हैं कि आप हमारा जो वर्जन है, पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको एयर करें। सही। अगर एयर ना किया जाए तो फिर आप क्या करते हैं, 2-3 ऑप्शन हैं। अब एक ऑप्शन बढ़ गया, पहले एक था, फिर आप उसको लीगल नोटिस देते हैं, 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, फिर भी आपको अगर आपकी तसल्ली का जवाब नहीं मिलता आप डेफेमेशन जाके केस कर देते हैं, अदालत में लेके जाते हैं, जनाब के इन फलां लोगों ने इन्होंने मेरी जो इज़्ज़त है ना उसका ख्याल नहीं रखा, ये काम होते हैं। अब उसमें पैमरा आ गया है कि रेगुलेट करते हैं। हमें स्पीकर साहब के ने खुद तो जुर्रत नहीं फरमाई, आई विश के खुद करते ताकि जिसको ये कंप्लेंट होती है वो करे। उन्होंने अपने जो ये कौमी असम्बली के मुलाजिम हैं, उनके सेक्रेटरी साहब जो हैं अब्दुल जब्बार साहब, उन्होंने उनके ज़िम्मे लगाया कि आप ये लिखें कि जनाब के इन्होंने स्पीकर साहब की तौहीन की है तो आप जाएं और पैमरा में केस लेके जाएं। उन्होंने हमारे खिलाफ एक बड़ा धुआंधार किस्म का एक लेटर लिखा, हमें उन्होंने कोई वर्जन नहीं दिया, उन्होंने हमें नहीं कहा कि मेरी साइड ऑफ स्टोरी ये है। खैर उनका हक था ना दें, वो पैमरा चले गए। उन्होंने वहाँ पे हमारे खिलाफ बड़ी धुआंधार जितनी अंग्रेजी आती थी उनको लिख डाली। अब्दुल जब्बार साहब को उन्होंने कलम तोड़ दिया उस अंग्रेजी में, मतलब बहुत सारी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें भी लिखी जो उन पे भी मेरा ख्याल है वो जितना तौहीन का इल्ज़ाम वो हमारे पे लगा रहे हैं उतना हम भी उन पे लगा सकते हैं। उनकी प्रेस रिलीज नहीं थी सारी जो उन्होंने पैमरा को लिखा। खैर वहाँ पे उन्होंने पैमरा का हमें नोटिस आ गया कि आप आएँ। हमने पैमरा को जाके दिया, मेरा ख्याल है ये उसको 14 अक्टूबर समथिंग के करीब वहाँ पे हेयर होंगी। हमने पूरा जवाब कंप्रीहेंसिव, तमाम तार एविडेंसेस, सारी चीज़ें वहाँ पे पैमरा काउंसिल एक है, उनके मेंबर हैं 5, उनके सेक्रेटरी साहब हैं, बैठते हैं, उनके सामने हमने सारी चीज़ें पेश की जिन पे उनको एतराज़ था क्लिप पे, वो भी वहाँ पे पैमरा काउंसिल ने चलाया। उसमें ये भी बैठे हुए थे, कुछ 7-8 लोग गए हुए थे, स्पीकर साहब खुद नहीं थे,
इतनी जुरत नहीं की कि अपने नाम के साथ एप्लीकेशन देते। उन्होंने अपने मुलाजमीन को इस्तेमाल किया, जो सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं वो बेचारे क्या कर सकते थे कि जब स्पीकर कह रहा हो कि जाएं और मेरी इज्जत का दिफा करें। खैर हमने अपना जवाब दिया वहाँ पे कम्प्रीहेंसिव। ले ले, मेरा ख्याल जल्दी आई है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे ब्रेक से तो क्लासेस साहब से जानेंगे कि क्या इनकी जानिब से पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया था। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बता रहे थे कि क्या दिया गया। मैं जल्दी से इसको सम अप कर दूं कि जब ये वहाँ पे गए, हियरिंग हुई, तो उसमें जब्बार साहब भी थे, इनके साथ और भी जो एम्प्लॉइज़ थे उसके वहाँ पे मौजूद थे। इनसे जो सवाल जवाब पेमरा के मेम्बरान ने की तो उससे इनका मौक़िफ़ जो है ये इस पे आ गए। हमने कई फैक्ट्स पे बात करें, जो इल्ज़ाम आप हम पे लगा रहे हैं, इन्होंने कहा नहीं फैक्ट नहीं है जी, परसेप्शन ऐसी पैदा हुई आपके शो से। तो उस पर मेम्बरान जो काउंसिल के थे उन्होंने भी कहा, हमने भी कहा कि ना फैसले जो होते हैं वो परसेप्शन पे नहीं होते, फैक्ट्स पे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इन्हें फील हुआ कि शायद हमारा केस जो है ना स्ट्रांग नहीं है, पेमरा शायद हमें वो केस हमारे हक में नहीं होगा। इन्होंने क्या किया, डिलेइंग टैक्टिक्स। अब लेटर लिखने शुरू कर दिए। 3 महीने ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसकी कौमी असम्बली के लेटर लिखती रही है। आज उनकी तफसीलात सुन के लोग हंस रहे थे। 3 महीने तक खतो किताबत होती रही है कि जो रऊफ़ ने, चैनल ने ये बयान हमें लिख के दिया, इसकी हमें अटेस्टेड कापीज़ दें। अटेस्टेड भी जब हमने पेमरा को दे दी, मैं ऊन कर रहा हूँ, पेमरा का बाकायदा एक हमारे चैनल की तरफ से गया है, अगर कल को मैं उस पर मुकर जाऊँ तो फिर आप उस पर जाके प्रोसीडिंग करें। 3 महीने इसी पे खतो किताबत हो रही है कि जो रऊफ़ ने जो बयान लिख के दिया इसकी अटेस्टेड कापीज़ दें। खैर नहीं हुआ। अब उन्हें ये फील हुआ है कि ये तो पेमरा हमारी मर्जी का फैसला नहीं दे रहा। उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन की कमेटी है उन्होंने उसके ज़रिए इसको एजेंडे पर रखवा दिया है। और ये एजेंडा किसने जारी किया है, सेक्रेटरी नेशनल असम्बली ने। जो हमारे खिलाफ कंप्लेनेंट थे, हमारे दोस्त ही महबूब गुरमानी साहब हैं, बड़े अच्छे बंदे, उनकी ज़ात पे कोई मसला नहीं है। उन्होंने एजेंडा जारी किया। एजेंडे में क्या लिखा, टू डिस्कस फेक, बोगस एंड बेसलेस न्यूज़। तो मैंने आज वहाँ पे कमेटी में जाके कहा, मैं कि फैसला तो आपने कर लिया है कि ये फेक है, बोगस है और बेसलेस है, बात ख़त्म होगी, सज़ा सुना दें। और मज़े की बात ये है, हम सारे मेम्बरान की इज़्ज़त करते हैं, बड़ी अच्छी वहाँ पे बहस भी हुई है, वो चाहे अपोजिशन के थे चाहे हुकूमत के थे, कि जो पीर असलम बोतला साहब जो इसके चेयरमैन है कमेटी के, वेरी डिसेंट मैन, उनके इर्द गिर्द कौन बैठे थे मेज़ मेन पे, एक तरफ जो ये कंप्लेनेंट है हमारे खिलाफ सेक्रेटरी जी, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट पे, जो हमारे खिलाफ पेमरा गए थे। मैंने चैलेंज किया और मैं कि मुझे ये समझाएं, जो हमारे खिलाफ गए हुए हैं वो आपके सामने बैठ के यहाँ पे जज भी खुद बन गए हैं, ये जूरी भी खुद बन गए हैं और जलाद भी हैं। इस पे मुराद सईद, वी मस्ट गिव क्रेडिट टू मुराद सईद साहब, उन्होंने बड़ा इस पे, उन्होंने भी यही कहा है कि गलत है कि ये कमेटी ये काम नहीं कर सकती, इट्स नॉट कमेटी, जब पेमरा का काम है या अदालत का। इमरान ज़फ़र लगारी साहब, जदोइन साहब, आमिर डोगर साहब, उन्होंने बड़ा वहाँ पे स्ट्रांग, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, स्टैंड भी लिया और आखिर पे जब उनकी नहीं सुनी गई, उन्होंने कहा कि ये सारा ये फसाड है, बंद करें। आप यहाँ चैनल्स को बुला के, मीडिया के लोगों को बुला के हरास करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी कहा पेमरा को अब दबाव में लाना चाहते हैं, अपनी मर्जी का फैसला लेना चाहते हैं, वो वॉकआउट करके चले गए। बाकी तलाल चौधरी साहब वहाँ मौजूद थे, आई मस्ट से कि ही वॉज वेरी रीजनेबल, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने भी उसमें शिरकत की है। इवन लैला खान साहब के भी अपने जो वैलिड क्वेश्चन थे, नईमा किश्वर साहबा थी। सबसे ज़्यादा जो मेरा ख्याल है हमें अच्छा लगा मरियम औरंगजेब साहबा थी। इवन अफसार आलम जो है वहाँ पे उन्होंने बड़ा, उन पे हो सकता है जो भी हो, लेकिन उन्होंने ये प्रोसीडिंग में एज सच बड़ा फेयर जो उन पे बल्कि उनको दबाने की कोशिश की। नेशनल असम्बली के जो वो थे, 1-2 उनके जो थे, उन्होंने अच्छी खासी अफसार आलम को और पेमरा को भी दबाने की कोशिश की कि मसला ये था दबाव में ला के स्पीकर के हक में फैसला कराया जाए। सही। तो आमिर साहब अब आप क्या कहेंगे? मैं ये एक मुझे जो अमूमी तासुर था ये कि काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे गवर्नमेंट के, और ख़ास तौर पे ये मेरा जो इतराज़ रहता है कि दफ़ा कोटे पे ख़वातीन आ जाती हैं, इनकी ट्रेनिंग नहीं होती, उनको यही नहीं पता था कि पेमरा का रोल क्या है। वो समझ रहे थे कि पेमरा को हम बुलाएंगे और पेमरा ऑर्डर करेंगे और हमारे कान खींचेंगे और हमें कान मुर्गा बना देंगे, जेल छोड़ेंगे। उनको ये नहीं पता कि पेमरा के नीचे कंप्लेंट कमीशन है जिसका पेमरा से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है और उन्होंने इंसाफ करना तो एक किस्म की अदालत है जहाँ पे हम भी जाते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो वो एक ख़ास तौर पे, पर मैं ये ज़रूर, मैं बड़ा क्रिटिकल रहता हूँ मरियम औरंगज़ेब का, मगर मैं आज उनकी परफॉर्मेंस से बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ और मैंने अपना व्यू चेंज किया उनके मुतालिक कि उन्होंने बड़ा अच्छी बात की आखिर में कि वाकई ये इदारे बनते हैं और सारे
अदारे इवॉल्व कर रहे हैं, मगर एक अदारा जो है ना, मैं समझता हूँ, जिससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि वो स्पीकर का एक अदारा जो है ना, ये सारा पार्लियामेंट का जो निज़ाम है उनके इर्द गिर्द, कम असेंबली उसके इर्द गिर्द घूमती है। सेनेट में रज़ा रब्बानी साहब के कमाल है कि उनकी वजह से वहाँ की प्रोसीडिंग्स ही डिफरेंट है। यहाँ पे मैं बड़ा ही आज उदास इसलिए हुआ कि मेरा ये एजाज़ है कि नुसरत जावेद के बाद मेरा ख्याल पार्लियामान की सबसे ज़्यादा प्रेस गैलरियाँ रोज़ कोई 20 साल रोज़ जब भी पार्लियामेंट का सेशन हो रोज़ कॉलम लिखना कोई आसान काम नहीं है। 20 साल लिखा है और सबसे ज़्यादा नुसरत और मेरा ये एजाज़ है। नहीं, उनका काम, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, उसके साथ फिर आते रहे। हमने सबसे ज़्यादा अरसा जो है ना मैं और नुसरत रहे हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स एक दौर था जब टीवी नहीं था तो शाहीन सहबाई साहब, मोहम्मद मालिक साहब, हामिद वीर भी उसका हिस्सा होते थे क्योंकि उर्दू में लिखते थे मगर गैलरी स्टाइल में लिखते थे। तो वो हम सारे उस ज़माने में इतनी सख्त बातें लिखते थे और उस ज़माने के मैं स्पीकरों को दाद देता हूँ। सबसे ज़्यादा तो गौहर अयूब साहब मुझे याद आ रहे हैं, इतना क्रिटिकल उनके तल्लिक लिख देते थे, इतना ज़्यादा, और वो हमारी मुलाकात भी होती थी रोज़ ये, मगर कभी कोई माथे पे बल नहीं था आता। यूसुफ रज़ा गिलानी बड़ा अच्छा कॉन्डक्ट है, स्पीकर बहुत अच्छा कॉन्डक्ट रहा, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे शायद उस तरह अच्छा नहीं रहा। लाइफ बख्श सुमरो अगेन, मैं अमीर साहब वगैरह को वो क्योंकि मार्शल लॉ की पैदावार थी उनको मैं, मिराज खालिद साहब एक्चुअली मेरे से पहले के थे, वो मैं उस वक्त नहीं था प्रेस करता। मैंने जो डायरेक्टली जिनके साथ ज़्यादा किया मैं उनकी खास तौर पर वो तारीफ़ कर रहा हूँ। और मुझे नुसरत जावेद फ़खर इमाम से याद करवा रहे थे कि फ़खर इमाम की जो कि याद रहे कि ज़ियाउल हक की पैदा शुदा असम्बली मस्जिद जो थी उसके अंदर उनकी रूलिंग थी फ़खर इमाम साहब की कि जनाब ये प्रेस गैलरी जो है ये एक्सटेंशन है पार्लियामान की, सो लिहाजा वहाँ भी जो कुछ लिखा जाए या किया जाए या कहा जाए उसको ऐसे ही लें कि जैसे कि पार्लियामान की अपनी वो हैं। और आज वहाँ पे और हमारी 20 साल 30 साल ये कोशिश रही कि काश कभी हमें भी ये कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात या प्रिविलेज कमेटी कभी बुलाए, ये ख्वाहिश ही रही, कभी नसीब ही नहीं हुआ जाना। और वो एक आध दफ़ा बल्कि हुआ, किसी ने कहा कि जनाब किसी यंगर रिपोर्टर को बुलाने का कि जी उनको बुलाया जाएगा। वो प्रेस गैलरी में इतना तूफान मच गया कि वहाँ पे फिर दोनों तरफ के बुजुर्ग बैठे, उन्होंने कहा जनाब ये आप पे भी कीचड़ मिलेगा, हम दूसरों को पार्लियामान और मीडिया एक दूसरे को मजबूत करते हैं, इस तरह ये जमहूरी पार्लियामानी निज़ाम चलता है। तो दोनों तरफ से कीचड़ना था, बाइकआउट होना था, तो ये हुआ कि जनाब ये ना करें, ये हमारी तरफ से हम भी इस तरह की बातें कर सकते हैं। पर आज जो था ना वो सारा वो देख के मुझे बड़ी शर्मिंदगी और मुझे सबसे ज़्यादा ये हुआ कि ज़ाहिर इलेक्टेड लोग हैं, उनका हक है, प्रिविलेज है, वो बात कर सकते थे, पर आज हावी हुई थी वहाँ के सरकारी मुलाजिम और उनका रोल, और वो बिल्कुल इस तरह बदतमीजी थे और उनका राइट नहीं था, कोई राइट नहीं था। पार्लियामान के जो इलेक्टेड लोग हैं वो हमारे से पूछ सकते हैं, उनका राइट है, वी आर अकाउंटेबल टू देम एंड वी वर गिविंग आवर रिस्पांस। बट दरमियान में वो जो उनको वो देखा ये स्पीकर साहब को जो है ना जो गाइड कर रहे हैं इस वक्त, जो लोग मेन उनको चला रहे हैं वो लोग नॉन इलेक्टेड लोग जो है ना वो उन पे हावी रह के वो अपने उस ऑफिस की हद तक कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पिछले 25-30 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म में, इतना मुझे कभी भी शर्मिंदगी जितनी आज हुई आपको पार्लियामानी रिपोर्टिंग के वाले जितनी आज हुई। क्लास अब लास्टली आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना कहता हूँ कि न स्पीकर कौमी असम्बली साहब आइए एक ऑनरेबल एक आदमी है, ऑनरेबल वे इख्तियार करें, अपने सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार को, मुश्ताक साहब को, अपने दीगर मुलाजमीन को, उनको ये कमेटीज़ में भेज के कमेटीज़ के मेंबरान को या कमेटी का जो क्लाउड है इन्फ्लुएंस, जैसा इमरान सईद ने बड़ा अच्छा केस पेश किया, इमरान ज़फ़र लगारी ने, अब्यूज़ मत करें। आप हमें डेफेमेशन में जाएं, अदालत में लेके जाएं, आप पेमरा में वहाँ से भाग गए हैं सारे के सारे 3 महीने में, दोबारा आपने अपना कोई जवाब नहीं दिया कि अजम्पशन है, ऑनरेबल वे इख्तियार करें। बिल क्लिंटन का भी ट्रायल हुआ था, आप कोई वो नहीं है, होली काउज यहाँ पे नहीं है, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, यू आर अकाउंटेबल आंसरेबल। आप आते, अगर आप में होती आज, अगर आप कमेटीज की इज्जत करते हैं, उनको आप मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा गला दबाने के लिए आपने कमेटी का इजलास बुलवा लिया। आपको करना चाहिए था, आप खुद आते। मतलब अगर मेरे लिए शॉकिंग था कि जो हमारे खिलाफ कंप्लेंट लेके पेमरा में गए वो कौमी असम्बली के इजलास में
वो बैठे दाएं बाएं जो हैं वो बैठ के वो हमारी भी अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, पेमरा पे भी चढ़े हुए थे। मुख्तसर ये तो मैं ये कह रहा हूं कि एक करेक्शन कर दूं कि हमें बुलाया नहीं था, हम खुद वॉलंटियर करके बिल्कुल आपने क्लियर कर दिया था, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल मुख्तसर ये कि जो फॉरम है सिर्फ उसी का इस्तेमाल करें, अदालत या पेमरा इसका फॉरम है, ना कि ये फॉरम जहां पर आपकी मामला लेके गए थे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।